हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इस लेक्चर सीरीज में जो हम इलेक्ट्रिकल मशीन 1 के लिए बना रहे हैं, आज का टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस है और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। ट्रांसफार्मर क्या है, कैसे है, इसके यूजेस क्या हैं, इन सब बातों को हमने डिस्कस किया था। तो वैसे सिलेबस की बात करें तो यूनिट 4 का सिलेबस की शुरुआत ही इसी से होती है कि इफिशियंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आज हम लोग इफिशियंसी की बात करेंगे, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। किसी भी डिवाइस की इफिशियंसी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी, यहाँ पे जो हम ट्रांसफार्मर ले रहे हैं, हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो सिंगल फेज 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम ऐसे दिखा सकते हैं, जहाँ पे एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, सर्किट रिप्रेजेंटेशन। ये जो 3 लाइन्स होती हैं इसको कोर दिखाते हैं। ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। यहाँ प्राइमरी का वोल्टेज V1, प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ E1, सेकेंडरी का इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 और सेकेंडरी का वोल्टेज जो है वो V2। इसलिए बना दिया कि आपको विजुलाइज आप कर पाए, देख पाए कि हाँ ट्रांसफार्मर कहाँ पे है। इसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी और इसको हम कह रहे हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी को 2 से सफिक्स का यूज करके डिनोट करते हैं। तो प्राइमरी में ही हम लोग देते हैं इनपुट और सेकेंडरी से जो मिलता है उसको हम कहते हैं आउटपुट। ट्रांसफार्मर के बारे में बाकी हम सब कुछ डिटेल में पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। अब आते हैं टर्म इफिशियंसी। इफिशियंसी जो एक जनरल टर्म है, किसी भी डिवाइस की अगर हम इफिशियंसी निकालते हैं हम लोग बोलते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ पे आउटपुट का मतलब होता है, जब हम आउटपुट की बात कर रहे हैं तो यहाँ आउटपुट का मतलब है आउटपुट पावर से, और इनपुट का मतलब है इनपुट पावर से। लिख देते हैं हम लोग आउटपुट, तो आउटपुट का मतलब आउटपुट पावर, इनपुट का मतलब इनपुट पावर। अब इस केस में हम यहाँ पे देखते हैं कि इफिशियंसी में क्या क्या आएंगे। तो इफिशियंसी को हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ईटा बोलते हैं। और हम बात करते हैं परसेंटेज इफिशियंसी की। जब परसेंटेज इफिशियंसी की बात करेंगे तो इस रेशियो में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। को लगता होगा तो बहुत सिंपल है, तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी आसानी से निकाल लेंगे। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें ओसी टेस्ट, एससी टेस्ट करने पड़ते हैं। आगे की आने वाली क्लासेस में हम लोग ओसी एससी टेस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एफिशिएंसी की। जब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, जो आउटपुट आ रहा है तो हम लोग कुछ ऐसा इसमें कैलकुलेशन करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, से रिलेशन यूज करते हैं। जैसे कि आउटपुट को हम क्या क्या लिख सकते हैं, आउटपुट होता क्या है। आउटपुट, अगर इनपुट में से हम लॉसेस को हटा दें, इनपुट माइनस लॉसेस, तो आउटपुट होगा। या अगर हम इनपुट कहें तो इनपुट में अगर हम आउटपुट में लॉसेस को ऐड कर दें तो इनपुट हो जाएगा। तो इन सब रिलेशन का यूज करके इफिशियंसी का एक फार्मूला बनता है, इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस लॉसेस अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं लॉसेस का, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर के केस में दो लॉसेस होते हैं। दो लॉसेस हैं, टू टाइप्स ऑफ लॉसेस। एक है स्टैटिक लॉसेस, सेकेंड वन इज डायनेमिक लॉसेस। स्टैटिक लॉस को ही हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट लॉस, और इसी को बोलते हैं आयरन लॉस। इसको हम PI से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं कॉपर लॉस। और इसको हम लोग PC से डिनोट करते हैं। यहां पे जब भी आयरन लॉस और कॉपर लॉस होगा वो दोनों वाइंडिंग में होगा, तो दोनों वाइंडिंग का मिला के आ जाएगा आयरन लॉस, और दोनों ही वाइंडिंग की हेल्प से आ जाएगा कॉपर लॉस। इसीलिए जब कॉपर लॉस का हम लोग फार्मूला लिखते हैं, इसको I स्क्वायर R लॉस बोलते हैं। ये हो जाता है I1 स्क्वायर R इक्वलेंट 1 या R1 प्लस I2 स्क्वायर R2। हम लोग अप्रॉक्सीमेट सर्किट की बात करते हैं तो लॉस हो जाता है I2 स्क्वायर R इक्वलेंट 2। ये आपको ऐसे ही याद रखना है। यहाँ R इक्वलेंट 2 का मतलब हुआ है कि R रेजिस्टेंसेस ऑफ प्राइमरी साइड रिफर टू सेकेंडरी। अब इन सबका हम लोग यूज करेंगे आगे फर्दर। कोड थोड़ा साफ कर लेते हैं हम। एक एक टर्म को हम डिस्क्राइब करते हुए चल रहे हैं, स्टेप वाइज इनका डेरिवेशन करते हुए चल रहे हैं। आप सबको इन सबका ध्यान रखना है और याद भी रखना है। तो अगर हम बात करें आउटपुट की, अगर हम बात करें आउटपुट पावर की, तो आउटपुट पावर, हम आउटपुट पावर का मतलब होता है कि एक्टिव पावर जो मिलती है, और एक्टिव पावर में पावर फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। तो सेकेंडरी का वोल्टेज V2, सेकेंडरी करंट I2 और सेकेंडरी का पावर फैक्टर cos थीटा 2। यहाँ पे हमने V2 लिया है, यहाँ की करंट I2, यहाँ करंट I। ये हमारे पास आउटपुट पावर आ गया V2 I2 cos थीटा 2। जैसा कि यहाँ पे इफिशियंसी का फार्मूला हम लोगों ने लिखा था आउटपुट अपॉन इनपुट, तो अगर इस पे हम इफिशियंसी लिखें परसेंटेज इफिशियंसी, तो आउटपुट हो गया V2 I2 cos थीटा 2 अपॉन, अब क्या हो गया आउटपुट प्लस लॉसेस, तो क्या हो गया V2 I2 cos थीटा 2 प्लस PI प्लस PC इंटू 100। ये है इफिशियंसी का फार्मूला। अच्छा, PC को जो है हम जानते हैं, वी नो PC इक्वल टू I2 स्क्वायर R इक्वलेंट 2। ठीक, इसका भी जरूरत पड़ने पर हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इफिशियंसी मैक्सिमम कब होगी। कोई भी हम लोग एक्सप्रेशन निकालते हैं तो हम लोग उसकी मैक्सिमा की कंडीशन को जरूर चेक करते हैं। तो यहाँ इफिशियंसी मैक्सिमम कब होगी, इसके यहाँ चेक करने की जरूरत है। तो इसके लिए जो इफिशियंसी का इक्वेशन है, इसका जो डिनोमिनेटर टर्म है, इसका जो डिनोमिनेटर टर्म है, अगर इसको हम कुछ मॉडिफिकेशन कर दें इसमें, इसको हम लिख दें V2 I2 cos थीटा 2 अपॉन V2 I2 cos थीटा 2 प्लस PI प्लस I2 स्क्वायर R इक्वलेंट 2। ये है परसेंटेज इफिशियंसी इंटू 100। अब अगर इसमें से हम फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, अब यहाँ पे हमने क्या किया, I2 को अगर कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या बचा न्यूमरेटर में, V2
cos थीटा 2। डिनोमिनेटर में क्या बचा, V2 cos थीटा 2 प्लस PI अपॉन I2 प्लस I2 R इक्वलेंट। I2 यहां से भी कॉमन, यहां से भी कॉमन, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये परसेंटेज इफिशियंसी का फार्मूला बन गया। अब इसी फार्मूले में हम लोग मैक्सिमा की कंडीशन लगाएंगे। तो फॉर नीटा मैक्स, नीटा मैक्स के लिए क्या होगा, डी बाई डी आई टू किसका, डिनोमिनेटर का, किसके इक्वल होना चाहिए, 0 को। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या है, V2 cos थीटा 2 प्लस PI अपॉन I2 प्लस I2 R इक्वलेंट 2। ये मिल गया। इस डिनोमिनेटर को क्या होना चाहिए, अगर हम सेकेंडरी की करंट आउटपुट करंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और ये 0 के इक्वल आ जाए, तो जो कंडीशन मिलेगी वो कंडीशन किसकी होगी, मैक्सिमम इफिशियंसी की होगी। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि D अपॉन DI2 V2 cos थीटा 2 प्लस PI अपॉन I2 प्लस I2 R इक्वलेंट 2। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। हाँ, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो V2 cos थीटा 2 में I2 का टर्म नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 0। यहाँ पे I2 क्या है, डिनोमिनेटर में है, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, माइनस PI अपॉन I2 स्क्वायर प्लस ये I2 के डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्वलेंट 2। अच्छा, कंडीशन क्या थी कि किसके बराबर होना चाहिए, 0 के, इसको हमने इक्वल 0 कर दिया। तो इसको जब हमने 0 कर दिया तो इसको हम देख सकते हैं R इक्वलेंट 2 इक्वल टू PI अपॉन I2 स्क्वायर। यहां से क्या मिला हमें, I2 स्क्वायर R इक्वलेंट 2 इक्वल टू PI। यही क्या था, P कॉपर था, कॉपर लॉस था। इसका मतलब इफिशियंसी मैक्सिमम कब होगी, तो फॉर नीटा मैक्स जब PI इक्वल टू क्या हो जाए, P कॉपर हो जाए। तो जब PI P कॉपर के बराबर होगा तो हमें जो लॉस इफिशियंसी मिलेगी वो क्या होगी, मैक्सिमम इफिशियंसी होगी। तो मैक्सिमम इफिशियंसी का फार्मूला क्या बन जाएगा, परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी इक्वल टू V2 I2 cos थीटा 2 अपॉन V2 I2 cos थीटा 2। अब हम चाहे तो PI को PC या PC को PI लिख सकते हैं, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2PI और इंटू 100 और परसेंटेज इफिशियंसी इक्वल टू V2 I2 cos थीटा 2 इंटू 100 अपॉन V2 I2 cos थीटा 2 प्लस 2PC। दिस इज द फार्मूला फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी। तो कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ भी लिया जाता है कि मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगी, इवन इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमम इफिशियंसी की कंडीशन क्या होती है। तो आप इसको इजीली आंसर दे पाएंगे जब किसी भी ट्रांसफार्मर में उसके आयरन लॉस और कॉपर लॉस आपस में इक्वल हो, तो उस ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ओके, थैंक यू।